Morning students and welcome to the online classes. I am your SST teacher and the today's topic of your chapter first history when, where and how is autobiographies and biographies. So before we start the chapter, let's recall what we have read earlier. So we have read about archaeological sources and literary sources, and this is the topic of your literary sources now. तो ऑटोबायोग्राफीज एंड बायोग्राफीज, तो मैं आपको एक शॉर्ट में आपको समझा दूं और बहुत ही इजीली कि बायोग्राफीज वैसे रिटन सोर्सेज होते हैं जिसको कोई एक रूलर के लिए कोई दूसरा इंसान, दूसरा पर्सन इसको लिखता है, या उनके कोर्ट में आए कोई ट्रैवलर हो गए, कोई एम्बेसडर हो गए, कोई उनके पोएट्स हो गए, तो वो इन चीजों को लिखते हैं। और जो ऑटोबायोग्राफीज होती है वो वैसे रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं जो कोई अपने लिए खुद के लिए लिखता है। जैसे आप समझेंगे कि पृथ्वीराज रासो को चंद बर्दिया ने लिखा था, उसी तरह से हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था, एज वेल एज ऑटोबायोग्राफी सच एज बाबर नामा नोन एज तुर्क ई बाबरी इन टर्किश एंड जहांगीर तुजुक ई जहांगीरी इन पर्शियन वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए, हुमायूं नामा को उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था, और कुछ ऑटोबायोग्राफीज है जैसे बाबर नामा, जिसको हम टर्किश में टुजुके बाबरी भी कहते हैं, वो उन्होंने खुद से लिखा था अपने लाइफ के बारे में, अपने लाइफ इवेंट्स के बारे में, उनके रूलिंग के बारे में, सारा कुछ। उसी तरह से जहांगीर ने भी अपने लिए ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखा था, जिसको हम टर्किश में टुजुके जहांगीरी समझते हैं, और पर्शियन में भी ये रिकॉर्ड्स है। अब ये जो बाबरनामा है ये हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह से उस टाइम हिंदुस्तान का सिचुएशन था, फ्लोरा था, फौना था। और तुजुके जहांगीरी जो है वो हमें बताता है कि उस जहांगीर के पीरियड में पॉलिटिक्स क्या था, पीरियड्स क्या थे, और कैसे उनका गवर्नेंस होता था। फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में उनका बायोग्राफी का नाम है, ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद से लिखा उसका नाम है फुतूहत ई फिरोज शाही। क्लियर? तो अब ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से, और बायोग्राफी जो हमारे लिए कोई और लिखता है। क्लियर? अब दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका राइटिंग ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। तो कभी कभी क्या होता था, जब भी रूलर्स होते थे तो उनके कोर्ट में बाहर से लोग आते थे और उनके बारे में रिकॉर्ड लिखते थे। तो जैसे एक यूरोपियन ट्रैवलर्स थे जिनका नाम दुरौद बारबोसा था, और साथ में एक डोमिंगो पायस, ये दोनों पुर्तगाल से आए थे। रैल्फ फिच, विलियम्स हॉकिंस एंड सर थॉमस रियो ऑफ इंग्लैंड, निकोलो कॉन्टी एंड निकोलाई मनुची ऑफ इटली, बर्नियर एंड तावर्नियर ऑफ France also serves as valuable sources from the history of medieval period. Now, Athanasius Nikitin's visit to India is described in his book The Journey Beyond Three Seas. Sidi Ali Riaz, on Ottoman admiral, was another important foreigner whose travel to India and other countries are recorded in the book Miratul Memalik or The Mirror of the Countries. अब देखिए, ये दो बुक है, द जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज जिसको एथोनियस निकितन ने लिखा, और एक है द मिरर ऑफ कंट्रीज जिसको एक इम्पोर्टेंट फॉरेनर थे ऑटोमन एडमायरल, ये इन्होंने लिखा, जिसमें वो अलग अलग कंट्रीज के बारे में गए और क्या क्या उन्होंने देखा और सीखा, वो सारा रिकॉर्ड्स आपको इन दोनों बुक में मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका रिलीजियस लिटरेचर। अब धर्म से जुड़े भी कुछ लिटरेचर्स होते थे जिनको लोग रामायण, महाभारत, कुरान, ये सब सारा धर्म से रिलेटेड है, जिसमें हर एक चीज आपको मिल जाता है पढ़ने से। तो ये मिडिएवल पीरियड में इंडियन हिस्ट्री का ये जैसे भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, हम लोग सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये सारे चेंजेस है, जैसे मान लीजिए कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई सेज है, सेंट है, साधु हैं, तो वो अपने पोएम्स के थ्रू, दोहास के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को धर्म की बातें बताते थे। तो इस पीरियड में जो रिलीजियस टेक्स्ट था वो आपका रामायण और महाभारत
जो सबसे फेमस टेक्स्ट था, और इसको फिर अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया था। अब बात करते हैं रीजनल लिटरेचर। यहाँ देखें आप रिलीजियस लिटरेचर, अब देखेंगे हम रीजनल लिटरेचर। तो रीजनल लिटरेचर ऑफ अ पीरियड वाज हाईली acclaimed in the form of stories, poems and dramas such as Jayadev's Gita Govinda and Chand Bardarya's Prithviraj Raso. During this period, texts were composed in different languages such as Marathi, Urdu, Tamil, Persian, Kannada, Arabic and some European language as well. अब जो रीजनल लिटरेचर है उसमें क्या है कि लोग स्टोरीज और पोएम्स और ड्रामास के थ्रू क्या करते हैं, लोगों को चीजें बताते थे हिस्ट्री के बारे में और डिटेल में, जैसे कि गीता गोविंद और चंद बदारिया का पृथ्वीराज रासो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसी तरह से ये जितने भी रीजनल टेक्स्ट थे ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखे जाते थे, जिसमें आपका मराठी हो गया, उर्दू हो गया, तमिल है, पर्सियन है, अरेबिक है और कुछ यूरोप के लैंग्वेज में भी लिखा जाता था। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका कैलीग्राफी। ध्यान से समझेंगे कैलीग्राफी क्या है। कैलीग्राफी इज बेसिकली द आर्ट ऑफ राइटिंग अल्फाबेट्स इन एन आर्टिस्टिक मैनर। इट वाज अ कॉमन फीचर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट रिटन ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड of Indian history. Floral and geometric motifs were used to decorate books and monuments of the period. Although the knowledge of calligraphy had already existed in the India, and it was only with the Persian influence that a distinctive style emerged. देखिए कैलीग्राफी कुछ नहीं, एक आर्ट है अल्फाबेट्स को एकदम आर्टिस्टिक मैनर में लिखने का, जिससे कि वो उसमें जो लिखा है वो उसका मीनिंग भी हो और साथ ही वो देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत लगे। तो ये बस एक तरीका था। कैलीग्राफी इंडिया में बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था और इस तरह से, जैसे देखिए आप देख सकते हैं ये कैलीग्राफी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें इस तरह से चीजें लिखी भी हैं और ये देखने में भी काफी खूबसूरत लग रहा है। मतलब एक ब्यूटीफुल डिजाइन में इसको लिखते हैं, तो ये कैलीग्राफी कहलाता है। क्लियर ना? तो ये था हमारा लिटरेरी सोर्सेज का सारा पार्ट्स जो हमने पढ़ा। उससे पहले हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ा है। अब जो थर्ड है हमारा वो है आर्चीवल रिकॉर्ड्स, यानी जिसको हम आराम से रख सकते हैं प्रिजर्व करके, वो होता है हमारा आर्चीवल रिकॉर्ड्स। Apart from various literary sources discussed above, government documents or archives in the forms of royal farmans or decrees issued by rulers, treaties or agreements between different kings, chronicles of courts and records of revenue also serves as important sources of information for this period. They throw light on the administrative policies and the political system of the kingdom. ठीक है, अभी देखेंगे इसमें क्या है कि लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अलावा भी एक सोर्स है जो है आपका आर्चीवल सोर्स, और ये बेसिकली आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, दो किंग के बीच में अगर कोई ट्रीटी साइन होती थी, एग्रीमेंट्स होते थे, किंग का कोई फरमान ऐसे आता था तो उसको प्रिजर्व करके रख देते थे, और वो एक बहुत ही ज्यादा प्रकाश डालता है हमारे हिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को, कि उस टाइम पे लोग पॉलिटिक्स कैसे चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता था किंग का या किंगडम का, ये हमें आर्चीवल रिकॉर्ड से पता चलता है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स। अब ये सारे फैक्टर्स के अलावा कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी है, यानी कि कौन सा रूट किधर से जाता था, कौन सा नदी कहाँ पे था, कौन सा फर्टाइल था, कहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते थे, ये हम डिटेल में देखेंगे। तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर।